किताब के हिसाब से किताब क्या कहता है। बाकी हम लोग जानते हैं कि जिसमें लोगों की भागीदारी हो जिस राजनीति में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। देखिए, तो हमने इसके पहले लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के बारे में हमने अच्छा से आपको बता दिया है, लोकतांत्रिक किसे कहते हैं और गैर लोकतांत्रिक किसे कहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कहता है लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में क्या करते हैं, लोग अपनी सरकार की चुनाव करते हैं, और इन चुनाव में देश के वयस्क लोग कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा एक मान्यता दी जाती है कि इतने वर्ष के उम्र के लोग, यानी कि नॉर्मली हम लोग के भारत में कितने वर्ष है, 18 वर्ष। कितना वर्ष है, 18 वर्ष। याद रखिएगा, इसी को जो है वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वयस्क मताधिकार का जो है कितने वर्ष से है, तो 18 वर्ष से है। तो कहा जाता है कि इन चुनाव में देश के वयस्क लोग अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वो क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। योग्य व्यक्ति को क्या चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और उनको कहते हैं कि भाई अब प्रतिनिधि बन गए तो क्या करो, शासन करो। किस पर शासन करो, हम लोगों पर शासन करो। यानी कि जो जनता लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा जो चुनी जाती है, क्या चुनी जाती है, प्रतिनिधि, वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, उस जनता पे शासन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा लोकतंत्र क्या है। ऐसे हम आपको लगभग 3-4 क्लास से यही चीज़ बताते आ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होते हैं, और इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा से समझ सकते हैं। कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के। उन राष्ट्रपति का नाम था अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा था, क्या कहा था, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो कहता है यह परिभाषा बहुत ही सरल ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की व्यवस्था में अंतर कर देती है। और ये व्यवस्था क्या करती है, ये परिभाषा क्या करती है, दो व्यवस्था, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर स्पष्ट कर देती है। जिसमें कहता है कि पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके और खुद ही क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। और म्यांमार में सैनिक शासन का चुनाव लोगों ने नहीं किया था, ये भी हमने बताया था। म्यांमार और पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में हमने बताया था, नेपाल के बारे में बताया था। तो कह रहा है इस तरह से शासन व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना नहीं रही, जिन लोगों में सेना नहीं रही, वो देश का शासक बन गए, और शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही। आप बताओ, जिसमें सैनिक शासन है, जहाँ पे राजतंत्र है, वहाँ पे लोगों की शासन होगी, नहीं होगी। आज से बहुत 2000 साल पहले, दो नहीं, लगभग 3-4 हजार साल पहले ये कहा जाता था रामयुग। क्या कहा था, रामयुग। देखो, ऐसे भी अभी जो समाजवादी सरकारें जो होती है भारत में, वो सभी कल्पना करती है किसकी, राम राज्य की। राम के जैसा कोई राजा होगा, यानी कि लोग जनता के द्वारा चुन के आएगा, और भारत के जितने भी संसाधन है उसका सभी में वितरण करेगा। इससे कभी भी याद रखो, राम राज्य से आने वाले समय में राम राज्य से कभी भी भारत का विकास नहीं हो सकता। अगर भारत का विकास करना है तो कहीं ना कहीं किसकी ओर ले जाना होगा, पूंजीवाद की ओर ले जाना होगा। ठीक है, साम्यवाद भारत में चल नहीं सकता, क्योंकि भारत की जो संविधान है काफ़ी लचीले हैं। ठीक है, तो इसलिए साम्यवाद नहीं चल सकता। तो चल क्या सकता है, पूंजीवाद। और हमारी जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है। तो इस बात को याद रखिएगा कि पूंजीवाद ही है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इतना बूस्टअप कर सकती है, जिससे कि हमारे देश में हर एक गरीब के पास भी कार हो, और हर एक गरीब कह सके कि आज हम एरोप्लेन का सफ़र करेंगे दिल्ली जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। तो कह रहा है कि, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो कहता है शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही, और यही बात नेपाल की राजशाही शासन पर भी लागू होती थी। इसके पहले हमने देखा कि नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था भी, वहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था। अब जहाँ पे राजा है वहाँ पे थोड़ी किसी का चुनाव करना, राजा का मन हुआ इसको मंत्री बना देगा, राजा का मन हुआ उसको मंत्री बना देगा। वो मंत्री का कैरेक्टर जैसा भी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता बोलेगी, किसको बोलेगी? सरकार को, राजा को। राजा माने या ना माने, राजा की मर्जी है, क्योंकि राजा पे थोड़ी किसी का अधिकार है। नहीं। तो इसी को कहते हैं एकाधिकार, मोनोपोली, है ना। तो देखिए, तो हम आपको क्या बता रहे थे, तो शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, और ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन करते हैं। यानी कि अब नॉर्मली समझो कि हम लोग जो वोट करते हैं, चुनाव देते हैं, चुनाव में जो वोटिंग करते हैं, जो व्यक्ति जीत के जाता है ना संसद में जो जीत के जाता है, वही क्या करता है? भारत की जनता के लिए कानून बनाते हैं, वही कानून से देश चलता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये कहने का बात हुआ कि शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है, और इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिनिधि लोकतंत्र ना हो, वहाँ क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। तो हम आपको बताने वाले थे, अब दो चीज़ों के बारे में समझिए। जैसे लोकतंत्र के बारे में समझे हमने आपको बताया, तब हम आपको बताते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम लोग वोटिंग करते हैं, जिसको हम चुन के भेजते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। संसद में जाते हैं, वहाँ से कानून बनाते हैं। तो वो क्या संसद में बैठने के बाद दोबारा आते हैं पूछने के लिए कि बताइए अनुराग जी या फिर मिस्टर मिसेज कि आपके अनुसार हम कौन कौन सा कानून बनाएं? ऐसा नहीं पूछने आते हैं, अपना बना देते हैं और वहाँ से लागू कर देते हैं। तो ऐसी पद्धति को, ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दुनिया में एक ऐसे भी देश है जिनका नाम है स्विट्जरलैंड। दुनिया में एक ऐसे भी देश हैं जिनका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में जनता कहती है, या जनता द्वारा कहा गया बात, या जो वो कहती है कि मेरे अनुसार ऐसा ऐसा चीज़ें बनना चाहिए, तब जाकर के बनाया जाता है कानून। यानी कि जनता ही कहती है। यानी कि ऐसा समझो कि एक जनमत संग्रह होता है। क्या होता है? जनमत संग्रह होता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और वो जनता क्या करती है? अपने द्वारा कानून बनवाती है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। यानी लोकतंत्र की हमने दो धारणाएं बताई आपको, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है नॉर्मली कि भारत में जो है कौन सी राजनीति लोकतांत्रिक पद्धति है? तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति है। कौन सी है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक। और पूछे बताइए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कौन सा है? पाकिस्तान में भी है अप्रत्यक्ष। ठीक है। लेकिन आपको ये पूछे कि हम लोग जो है वोटिंग जो करते हैं वो कौन सा होता है? वोटिंग जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है? तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अच्छा, ऐसा होता है कि हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो किसी को कह के जाते हैं, या फिर वहाँ पे आप देखो कि पूरा प्राइवेसी होता है, कोई किसी का ना देखे। यानी क्या कि अप्रत्यक्ष है। ना तो हम वोट देने के बाद बोलते हैं कि फलमा को वोट दिए थे, ना वोट देने से पहले बोलते हैं कि फलमा को वोट देने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या? अप्रत्यक्ष रूप से हमने बैलेट पेपर पे या फिर ईवीएम पे बटन दबा दिया है, अब जिसके ऊपर गया होगा वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। अब कौन जीते कौन हारे, अगर जीत हार, अगर देखो जनमत संग्रह से हो, ऐसा समझो कि यहाँ की जनता सब इकट्ठा हो जाए और कहे कि देखिए हम फलाने को चुनते, मतलब फलाना ढेकाना जो भी, मान लो कि जैसे अमन है, ठीक है, मान लो अमन को हम लोग सांसद बनाना चाहते हैं, तो पूरे इस क्षेत्र का जितना भी जनता है यहाँ इस ग्राउंड में खड़ा हो जाए और कहे कि देखिए हम जो है चुनते हैं, सब लोग बहुमत से चुनते हैं। मान लो कि 4 गो 5 गो है, ठीक है, मान लो अमन है, सौरभ है, विनय है, आरिफ है, सबको खड़ा कर दिया जाए, ये लोग कैंडिडेट हैं, और बोलिए अमन के पक्ष में कितने लोग हैं? तो हम हैं, हाथ उठाया, गिन लो भाई, ठीक है। इसके पक्ष में कौन है? इसके पक्ष में। तो जब हाथ उठौल हो जाए ना, उसमें जिसका ज़्यादा बहुमत आए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष बहुमत। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष बहुमत, यानी प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सी लोकतांत्रिक पद्धति है, तो क्या कहोगे आप? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति है। क्यों? हमने बता दिया। तो इसी प्रत्यक्ष वाला में जो जीत के जाएगा, मान लो कि जनता ने जिसके पक्ष में ज़्यादा हाथ उठा दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा।
तो जब भी वो कोई काम करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से आएगा पूछने के लिए कि बताइए जनता महाराज हम आपके लिए क्या क्या सेवा कर सकते हैं। जनता कहेगी देखिए हमको फ्री में गाय दे दीजिएगा, हाँ फ्री में हमको एक गाड़ी दे दीजिएगा। एक बात करें, ऐसा कभी डिमांड नहीं करे, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जनता सभी पढ़ी लिखी है, ठीक है, और सभी काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। हमारे यहाँ के लोग पौवा पे बिकने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जहाँ तक हमने आपको बता दिया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अब हम आपको बताने वाले हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, ठीक है। क्या बताने वाले हैं? लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, तो इसके बारे में हम आपको बता। तो देखिए, हम आपको बताया था कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। तो हमने अभी आपको बहुत डिटेल्स में बताया था कि लोकतंत्र में क्या होती है कि जनता ही चुनती है अपने सर्वोत्तम शासक को, और जिसको चुनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। तो देखिए, इसमें लोकतंत्र की विशेषता में होता है कि लोकतंत्र क्या हो? निष्पक्ष हो, बिना भय के हो, बिना डर के हो, निष्पक्ष हो। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि हम वोट देने जाएं, वोट देने से पहले हमको डराया धमकाया जाए इसको वोट दो, है ना, बंदूक के दम पे या फिर पैसा के प्रलोभन दे करके अगर ये सभी प्रक्रियाएं हो रही है तो ये इतना समझ जाओ कि उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र की विशेषता नहीं कहेंगे। लोकतंत्र का विशेषता होता है कि हम वोट देने गए, चुपचाप देख करके हम अपने घर गए, कौन जीता रिजल्ट के दिन पता चलता है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगी लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। सबसे नंबर 1 विशेषता कि लोकतंत्र में जब प्रतिनिधि को चुनते हैं किस रूप में? निष्पक्ष रूप में। किस रूप में चुनते हैं? निष्पक्ष रूप में। और लोकतंत्र की विशेषता ये भी होता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, जनता ही सर्वोच्च होती है। यदि भारत की जनता अभी चाह जाए मोदी जी को हटाना है तो हटा के रहेगी। जैसे कि कृषि कानून के बारे में सुने होंगे, कृषि कानून सरकार ने लागू कर दिया आज से साल भर पहले, और लोगों ने विरोध किया, साल भर तक विरोध करता रहा और सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। और ये एक ही बिल नहीं है, बहुत सारा बिल है जो सरकार ने ना लागू किया, लोगों के विरोध के कारण उसे सरकार को वापस लेना पड़ा। यानी कि लोकतंत्र में अगर कोई सर्वोच्च है, यही लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है? जनता होता है। यानी कि आज अगर मोदी जी कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें जनता का हित ना हो, जिसमें उनका अपना हित हो, जनता विरोध करेगी और क्या होगा? मोदी जी को गद्दी से हटा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो भारत के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, उनको भी हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब